हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शॉर्ट क्लासेस। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत ही रोचक विषय मध्यकालीन शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो मध्यकाल में आज हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था आज आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए अपने इस विषय को प्रारंभ करें। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में तुर्कों का आगमन होता है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना तुर्कों के द्वारा की जाती है। अब इस सत्ता का मुख्य स्रोत इस्लामी परंपरा थी, इस्लामी सिद्धांत थे। लेकिन तुर्की शासकों ने इस बहुसंख्यक हिंदुस्तान में जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, उसमें इस्लामी सिद्धांत को सिर्फ एक सैद्धांतिक रूप से मान्यता प्रदान की, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवहारिकताओं का पालन किया ताकि इस बहुसंख्यक हिंदू जनता पे वो कुशलतापूर्वक शासन कर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने जिस प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी वह तुर्कों की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। आइए हम और इसे विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारा टाइटल है सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, चलिए इस विषय को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला जो हमारा भाग है वह है सुल्तान। ठीक है, दूसरा भाग है वह है नायब। तीसरा जो भाग है वह है अमीर या उमरा। चौथा भाग इसकी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं। और इसका 5वां भाग है इसके शाही कारखाने, जो कि हम रॉयल फैक्ट्री के नाम से भी इसे समझते हैं। चलिए एक एक करके हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो स्थान है वो सुल्तान का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उसी प्रकार इस्लामी जगत में जो मुस्लिम शासक हुए उनको सुल्तान की उपाधि से, क्योंकि वो सुल्तान शाह गाजी की उपाधि धारण करते थे, इस वजह से उनको सुल्तान कहा जाता था। और ये जो सुल्तान होते थे, ये ना केवल कार्यपालिका बल्कि ये विधि निर्माण का कार्य हो या फिर सैन्य विभाग का प्रधान हो, ये यानी कि ये सभी समस्त गतिविधियों के केंद्र होते थे, ये उनकी धुरी होते थे और इनका निर्णय ही सर्वोच्च माना जाता था। हाँ, इन पर मंत्री परिषद का कुछ नैतिक नियंत्रण अवश्य रहता था, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सुल्तान की शक्ति अथाह होती थी, असीमित होती थी और इसके निर्णय को सभी को मानना पड़ता था। अब इसका दूसरा पार्ट है नायब। नायब का तात्पर्य अगर सुल्तान का सहयोगी होता था, जो कि सुल्तान की अनुपस्थिति में शासन के भार का संचालन करता था। जब शासक कमजोर हुए उस दौरान नायबों की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई और जब शासक मजबूत होने लगे तब नायब जो थे नाम मात्र के कर्ता धर्ता रहते थे। तो इनकी स्थिति सुल्तान की स्थिति पर निर्भर करती थी। ठीक है, चलिए अब हमारा जो तीसरा पार्ट है वह है अमीर या उमरा। अमीर या उमरा वैसे लोगों को कहा जाता था जिसे सुल्तान कुछ जागीरें, जिसे इक्ता कहा जाता है, इक्ता प्रदान करते थे। वो अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे और अपने क्षेत्र से राजस्व की वसूली करके अपना वेतन पाते थे और साथ ही साथ जो शेष राशि होती थी वो सुल्तान के शाही कोष में जमा भी करते थे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे जैसे खान, अमीर, मालिक और सिपासालार। इनकी अलग अलग दर्जे हुआ करते थे जो कि अमीर वर्ग के अंतर्गत आते थे और ये सुल्तान के कार्यों में सहयोग करने का कार्य करते थे। अब हमारा चौथा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके मंत्री परिषद। अब इसके मंत्री परिषद को समझने का प्रयास करेंगे तो मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण होते थे वजीर, जिसे हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। वजीर जो था वो राजकाज के कार्यों का लेख जोखा देखना और राजा के साथ संबंध को निर्धारित करना, उसे सभी बातों की जानकारी उस तक पहुंचाना। यानी राजा के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद माना जाता है तो उसके मंत्री परिषद का सबसे बड़ा प्रमुख जो होता था वो वजीर होता था। इसके दफ्तर को दीवाने वजारत के नाम से जाना जाता था, जिसमें बहुत सारे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरा है अरीज ए मुमालिक। अरीज ए मुमालिक सेनापति को कहा जाता था और इसके अंतर्गत जो विभाग होता था उसे दीवाने अरीज कहते थे। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? यह सैनिकों के निरीक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण, यह सब देखभाल करने का काम
अरीज ममालिक का होता था, जो कि दीवाने अरीज जो कि इसका दफ्तर होता था उसके माध्यम से ये कार्य संपादित करते थे। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग है दीवाने रसातल। दीवाने रसातल जो विभाग बना था वो विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, यानी इसके जो प्रमुख होते थे वो विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना, उनके साथ पत्र व्यवहार करना, उनके साथ संबंधों का निर्धारण करना, ये सारा कार्य दीवाने रसातल के जिम्मे होता था। अगला है हमारा दीवाने इंशा। दीवाने इंशा एक पूरी तरह से शाही पत्राचार विभाग को कहा जाता था। ये राजा के पत्राचारों का संकलन करते थे, उसे साम्राज्य में प्रसारित करते थे और उसका लेखा जोखा रखते थे। अगला जो है हमारा सद्र ए सुदूर। सद्र ए सुदूर जो होते थे वो धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। ठीक है, धर्म से संबंधित कार्य करना इनका महत्वपूर्ण दायित्व होता था। लेकिन सद्र सुदूर कभी कभी काजी उल कुजात यानी महत्वपूर्ण न्याय अधिकारी के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, तो ये जो सद्र सुदूर है काजी उल कुजात यानी ये बेसिकली धर्म से संबंधित कार्यों का संपादन करते थे, लेकिन कभी कभी इन्हें अतिरिक्त दायित्व दिया जाता था, तब वे काजी उल कुजात के नाम से जाने जाते थे, यानी वो न्याय कार्यों का संपादन करते थे। अगला जो है वो है वकील ए दर। वकील ए दर जो था वो सुल्तान के व्यक्तिगत मामलों का प्रमुख होता था। सुल्तान को उसके शाही घरानों में उसके अनुशासन के लिए, उसके व्यक्तिगत विचारों के लिए, शाही बालकों महिलाओं की देखभाल के लिए, इन सब कार्यों को के लिए सुल्तान इस विभाग पर निर्भर करता था। अगला जो हमारा विभाग है वो है अमीर हाजिक। अमीर हाजिक बेसिकली अनुशासन मंत्री को कहा जाता था। ये दरबार में शिष्टाचार और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। आगे चलते हैं। अगला है हमारा बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहा जाता था। ये राज्य में होने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी घटनाओं को सुल्तान तक ले जाकर पहुंचाता था और साम्राज्य में घटित होने वाले या आने वाली आपदा को नियंत्रित या रोकने का प्रयास करता था। तो यह एक मुख्यतः गुप्तचर विभाग होता था। अगला है आपका मजमादार। मजमादार आय व्यय के लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था। ये साम्राज्य के अंतर्गत जो भी आय व्यय का लेखा जोखा होता था उसके अधीन अनेक कर्मचारी, सहायक कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते थे। अगला है खजीन। खजीन खजांची को कहा जाता था, जो साम्राज्य के खजानों की देखभाल, उसका निरीक्षण और लेखा जोखा रखने का कार्य करता था। अगला विभाग है दीवाने वकूफ। ये व्यय विभाग का प्रधान होता था। जितने भी खर्च होते थे दीवाने वकूफ के निगरानी में और उसके निरीक्षण में किए जाते थे। अगला विभाग है दीवाने मुस्तखराज। ये बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये राजस्व विभाग के प्रधान को कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। दीवाने कोही। दीवाने अमीर कोही जो है ये कृषि विभाग था। ये मूल रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य कृषि और उससे संबंधित कार्यों को करना होता था। सारे जानदार जो था ये अंगरक्षकों का प्रधान होता था, या शाही अंगरक्षकों के प्रधान को सरे जानदार कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर से तात्पर्य ये घुड़शाला विभाग का प्रधान होता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीर ए आखुर के अंतर्गत शाही घोड़े वगैरह की निगरानी और देखरेख करने का कार्य इनके जिम्मे था। अगला है हमारा शाहनाए पीर। ये हस्ती सेना यानी हाथी सेना का प्रधान अधिकारी होता था। यानी सुल्तान के अधीन रहने वाले हाथियों की सेना का देखरेख करने की जिम्मेदारी हम देख सकते हैं कि शाहनाए पीर के हाथों में था। अगला है अमीर मजलिस। ये शाही मजलिस यानी शाही कारखानों, शाही जो दावतें होती थी या बैठकें होती थी या मजलिसें होती थी, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी शाही मजलिस, अमीर मजलिस के नाम से उस पद को जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पद है वो किलेदार। ये शाही किलों के रक्षक को किलेदार कहा जाता था। दीवाने बंदगान जो है वो दास विभाग के प्रधान को कहा जाता था और ये राज्य में दासों के नियंत्रण, उसके लेखा जोखा, उसके सारी गतिविधियों का देखभाल करता था और ये मूल रूप से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये विभाग की स्थापना की गई थी। दीवाने खैरात की बात करें तो ये मूल रूप से दान विभाग था। यह भी फिरोज शाह तुगलक की देन है। इन्होंने ही दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं,
वृद्धों, उसके बाद गरीबों को और विधवाओं को, इस तरह के लोगों को खैरात यानी दान पुण्य करने का काम था, जो कि मूल रूप से फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापित किया गया था। और अंतिम में हम देखते हैं दीवान इश्तिहार। यह भी एक तरह का पेंशन विभाग था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किया था। इसका मुख्य कार्य था कि सैनिक जो ये अवकाश प्राप्त कर लेते थे उन्हें पेंशन देने की प्रावधान की गई थी। तो इस प्रकार से हमने मंत्रिपरिषद को देखा। अब हमारा अगला है शाही कारखाने। शाही कारखाने भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। शाही कारखानों के माध्यम से न केवल सुल्तान जो होते थे अपनी गुप्त गतिविधियों का संचालन करते थे, बल्कि वो आवश्यकता पड़ने पर उनसे परामर्श करना और उससे संबंधित जो उनके अस्त्र शस्त्र या घुड़सवार ये सब जो होते थे, घुड़शाला, ये सब उसी के अंतर्गत आते थे। इसके अंतर्गत एक राज दरबार जो होता था जिसमें वो न्याय का संपादन करते थे, दरबार लगता था और उसमें वो न्याय का महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। एक संरक्षण शाला होता था जिसमें सभी मुख्य जो बातें होती थी उनको दस्तावेजकृत करके उसे संरक्षित किया जाता था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि निजी कार्यालय भी होते थे। ये निजी कार्यालय जो होते थे ये सुल्तान के व्यक्तिगत कार्यालय होते थे। इसमें सुल्तान अपने जो खास समर्थक होते थे उनके साथ वो गुप्त मीटिंग करते थे और वहां पर वे अपनी बातों को आगे चलकर साम्राज्य में प्रसारित करते थे। इसके अलावा शाही अस्तबल है। शाही अस्तबल में उनके कारखाने होते थे, वो घोड़े रखे जाते थे और तरह तरह के कार्य यहाँ पे संपादित किए जाते थे। और अगर हम बात करें तो ये शाही कारखाने जो थे मुतशरीफ इस अधिकारी के जिम्मे हुआ करता था जो कि इस शाही कारखाने पे नियंत्रण रखता था। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत काल में जब तुर्कों का शासन स्थापित होता है तो उनके सुल्तानों ने भले ही इस्लामी सत्ता को मान्यता प्रदान की, लेकिन उन्होंने इसका व्यवहारिक प्रयोग किया और हिंदू मुस्लिम समन्वय बैठा करके उन्होंने अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जिसमें सुल्तान सर्वोपरि होता था। उसकी सहायता के लिए नायब की व्यवस्था की गई थी जो सुल्तान के कम उम्र के होने पर या फिर अयोग्य होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाता था। इसके बाद अमीर या उमरा वर्ग का हमने देखा। अमीर या उमरा वर्ग में खान, सिपह सालार और अमीर, मालिक, इस तरह के पद होते थे। ये लोगों को राज्य सरकार की ओर से इक्ताएं प्रदान की जाती थी। इन इक्ताओं से वे करों की वसूली करते थे, अपना वेतन पाते थे और साथ ही साथ उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते थे। इसके अलावा हमने मंत्रिपरिषद की बात की। इस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कई मंत्रियों की श्रृंखला हमने देखी, उनके कार्यों को देखा और समझा। और इसके साथ साथ शाही कारखाने होते थे जो मूल रूप से मुतशरीफ के नियंत्रण में होते थे। इसके अंतर्गत राज दरबार जो कि न्याय का संपादन करते थे, संरक्षण शाला यानी वहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संरक्षण किया जाता था। उसके अलावा सुल्तान के निजी कार्यालय होते थे जहां पर वो गुप्त रूप से संध्या या मीटिंग्स करते थे और साथ ही साथ शाही अस्तबल जहां पर इनके औजार, हथियार या पशु आदि जो उनके होते थे वो सब रखे जाते थे। तो कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था काफी संगठित और सुव्यवस्थित थी। इसके कारण इन्होंने लंबे समय तक दिल्ली शासन की स्थापना की और भारत पर शासन किया। तो हम आज अपने इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।